नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ रहे हैं पार्ट बी, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, या कंप्लीट नेम का हो तो क्या है, सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आइए, मैंने आपको सबसे पहले कराया था ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ठीक है। फिर उसी के जैसा था, बिल्कुल उसी के सिमिलर है ना, वो क्या था, डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। तो दोनों डेरिवेशन या तो अलग अलग भी आ सकते हैं या दोनों साथ भी आ जाते हैं। तो यदि दोनों साथ आते हैं ना, तो जो लैंग्वेज है उसकी डायग्राम की, वो फिर आपको दो बार नहीं लिखनी, केवल एक बार लिखनी है यदि दोनों साथ में आते हैं तो। और यदि दोनों अलग अलग आए, जब दोनों में से मतलब कोई एक आए, तो फिर तो सेपरेट मैंने करा ही रखा है ना, समझ गए। लेकिन यदि दोनों साथ आते हैं तो वो लैंग्वेज जो डायग्राम के बारे में है वो दो बार फिर नहीं लिखनी है। कुछ चीज़ें जो दोनों डायग्राम में अलग हैं, बस वो बातें लिखनी है, ठीक है। जो लैंग्वेज दोनों डेरिवेशंस में, दोनों डायग्राम में कॉमन है, वो लैंग्वेज दो बार नहीं लिखनी है, समझ गए। चलो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज पढ़ेंगे हम चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर आप जानते होंगे, संधारित्र कहते हैं हिंदी में, और चार्जिंग को कहते हैं आवेशन, ठीक है। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू ए, ठीक है, थ्रू यानी द्वारा, किसके द्वारा, ए रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध के द्वारा। इसका मतलब एक ऐसा सर्किट है जिसमें प्रतिरोध भी लगा है, ठीक है। यानी एक तो कैपेसिटर लगा होगा सर्किट में, और एक कौन लगा होगा, ठीक है, सही से देख पा रहे हो ना। तो चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर थ्रू ए रेजिस्टेंस, इसे हिंदी में कहेंगे प्रतिरोध के द्वारा। रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, थ्रू का मतलब द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा, ठीक है। क्या बोलेंगे, चार्जिंग को आवेशन, किसका, संधारित्र का, संधारित्र का आवेशन, ठीक है जी। तो भैया संधारित्र यानी कैपेसिटर को चार्ज करना है, रेजिस्टेंस सर्किट में लगा है। तो देखो सर्किट बना लो, सबसे पहले कल की तरह ही बनना है ना। यहाँ पर बैटरी होगी, बैटरी का प्लस बड़ा होता है, माइनस छोटा होता है। बैटरी का जो ईएमएफ है वो कैपिटल ई मान लो, यहाँ पे ऐसे बनाया था, ठीक है जी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये स्विच एस है, ठीक है। तो स्विच एस को ए से जोड़ दोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, प्लस से माइनस की तरफ करंट चलेगा। और बी से जोड़ दोगे तो सर्किट है ना हट जाएगा। यहाँ पे क्या लगा होता है, एक रेजिस्टेंस, तो आज भी लगा है, उस डायग्राम में भी तो रेजिस्टेंस लगा था। अंतर सिर्फ यहाँ है, जो दोनों डायग्राम आपने पढ़े ग्रोथ ऑफ करंट में और डीके ऑफ करंट में, वहाँ पे कोयल लगी होती थी, कुंडली, लेकिन आज क्या लगा होगा, कैपेसिटर। बस अंतर सिर्फ ये है, ठीक है। डायग्राम आसान है क्योंकि अंतर सिर्फ एक ही है। कोयल की जगह क्या लगा है, कैपेसिटर, जिसकी धारिता C है, जिसका कैपेसिटेंस C है, और एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, यानी एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R है, ठीक है। तो डायग्राम तो कल की तरह है। किसी टाइम इंस्टेंट जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना मान लो, Q मान लो, ठीक है। किसी टाइम इंस्टेंट चार्ज कितना मान लिया, Q, क्लियर है। तो ध्यान दो, चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इस डायग्राम के बारे में आपको लिखना है। तो लिखो, लेट अस कंसिडर, यानी माना, ठीक है, क्या है, एक सर्किट है जो क्या क्या रखता है, एक रेजिस्टेंस रखता है और एक कैपेसिटर रखता है C। तो लेट अस कंसिडर ए सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस कैपिटल R एंड ए कैपेसिटर कैपिटल C इन सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में है दोनों, प्रतिरोध भी और संधारित्र भी, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, द EMF ऑफ द बैटरी इज कैपिटल E, द इंड्यूस्ड EMF ऑफ द बैटरी, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है इसका बैटरी का, वो कैपिटल E है, ठीक है। लैंग्वेज भी सेम है। लेट Q बी द चार्ज, है ना,
एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी क्षण चार्ज कितना है, क्यू है। ठीक है जी, क्लियर है। और देखो ध्यान दो, फिर इसके बाद लैंग्वेज लिखने के बाद आपको पता है कौन सा नियम लगाते हैं, ओम्स लॉ। तो आज भी कौन सा नियम लगाएंगे, ओम्स लॉ। इसका मतलब कुछ भी अलग नहीं चल रहा, जैसे वे डेरिवेशन थे ना बिल्कुल उसी की तरह चल रहा है सब कुछ। तो लैंग्वेज तो लिख लिया आपने, अब बस क्या करना है ना, लैंग्वेज तो लिख लोगे ना, बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलते ही हैं। अब डेरिवेशन पे आ जाओ डायरेक्ट, तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम का नियम सब जानते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V बराबर IR। देखो कल मैंने एक बात बताई थी, कल और परसों, मतलब ग्रोथ ऑफ करंट में भी डीके ऑफ करंट में भी, कि जो कोयल होती है, कोयल का जो EMF होता है ना, वो क्या करता है, करंट के फ्लो का अपोज करता है। ठीक है। और जो कैपेसिटर का चार्ज है किसी टाइम इंस्टेंट, वो कितना माना है, Q, है ना। कैपेसिटर का चार्ज है किसी टाइम इंस्टेंट Q, उधर ही लिख लो चाहे। ठीक है जी। तो कैपेसिटर का जब चार्ज तो Q है, तो बताओ कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी विभवांतर। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो 12th क्लास से, C बराबर होता है Q/V। ठीक है, इसलिए आवश्यकता पड़ती है 12th क्लास के बाइंडर की, समझ गए, क्योंकि फॉर्मूले वगैरह आप देख सको कि हाँ था। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला है ये, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। C बराबर Q/V होता है, तो बताओ यहाँ से V बराबर क्या आएगा, Q/C। इसका मतलब है संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर का सूत्र है ये, Q/C। ठीक है। V क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और Q क्या है, Q बी द चार्ज, है ना, एट एनी टाइम इंस्टेंट ऑन द कैपेसिटर। कैपेसिटर पर किसी क्षण क्या है ये, मतलब संधारित्र पर किसी क्षण क्या है, आवेश है। और C क्या है, संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है। तो V कितना है इसका, कैपेसिटर का, कुंडली का कितना था, कोयल का, L/dI/dt, है ना। और इसका कितना है, इसका है Q/C। क्लियर है। तो इसका मतलब है जो कैपेसिटर है, जो संधारित्र है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, Q/C। ये भी करंट के फ्लो का क्या करता है, अपोज करता है। जैसे वो कोयल का EMF था ना, L/dI/dt, वो भी करंट के फ्लो का अपोज करता था। इसी प्रकार जो कैपेसिटर है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है Q/C, V बराबर Q/C, वो भी क्या करेगा, अपोज करेगा किसका, करंट के फ्लो का। ठीक है। तो बैटरी का EMF तो E है, और माइनस होगा, माइनस कौन होगा, Q/C। समझ गए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर का है वो अपोज कर रहा है, और वो कितना है, Q/C। तो इसे माइनस करेंगे, वहाँ पर L/dI/dt जो इंडक्टेंस यानी कोयल का था EMF, वो अपोज कर रहा था, तो उसे माइनस कर दिया था। ठीक है। बराबर I और इंटू R। देखो I बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हो, dQ/dt, ये सब 12th से लिंक होगा, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला। I बराबर क्या होता है, dQ/dt। इसका मतलब है आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये सब 12th की बातें हैं। ठीक है, इसलिए बाइंडर के लिए मैंने कहा था। तो आप इन चीज़ों को, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोगों से कि इन चीज़ों में आप दिक्कत ना माने। कभी कोई इसमें ही दिक्कत मान जाए कि I बराबर dQ/dt कहाँ से आया, ये तो बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल कर लोगे ना, आश्वस्त क्या करो, है ना, कमेंट करके कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। और बाकी हो तो इसलिए 12th के नोट्स में देखना, है ना। यहाँ तक समझ में आया। I की जगह क्या रखा हमने, dQ/dt। ठीक है जी। तो यहाँ से हर बार की तरह जैसे करते आ रहे हैं, dt निकाल दो। dt क्या आएगा, ये dt इधर चला गया, है ना, और ये R/E माइनस Q/C, और इंटू में क्या है, dq। dq तो इधर का इधर रहेगा। अब दोनों तरफ का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ का। तो लिखो इंटीग्रेटिंग, देखो इंटीग्रेट कर दो, क्या आएगा, इधर R/E माइनस
क्यू अपॉन सी इंटू डी क्यू। देखो डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो टी बचेगा केवल, और ये आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/x का होता है log x, तो क्या हो जाएगा log x की जगह है e माइनस क्यू अपॉन सी। समझ गए? और देखो इसका तो कर दिया 1/e माइनस क्यू अपॉन सी का, इसका तो डिफरेंस वो इंटीग्रल कर दिया, अब इसका भी तो करोगे तो क्या आएगा 1/, ठीक है, डिफरेंशियल करते हैं ना अपोन में करके, तो क्या आएगा ई तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो कि भाई, हाँ यहाँ देखो क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डी क्यू है ना, तो क्यू का तो 1 हो जाएगा, केवल बचेगा 1/c। समझ गए? मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन करना आप जानते होंगे। ठीक है, डिफरेंशियल होता तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता फैक्टर, ये जो है ना, अब इंटीग्रल है तो अपोन में आएगा। ठीक है जी, और इंटू में कुछ नहीं बचा है ना, सब हो गया। आर शुरुआत में लिख दिया, पहले 1/e माइनस क्यू अपॉन सी का इंटीग्रल कर दिया, ये आया, और फिर इसका डिफरेंशियल अपोन में आएगा। ठीक है जी, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ जाएगा, आप जानते हो सी तो, लेकिन यहाँ आ रहा है कई बार सी, तो इसलिए इसे मान लो कैपिटल ए। ठीक है जी, समीकरण 1, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है? एक मिनट थोड़ा कैमरा पीछे करते हैं। ठीक है जी, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, समझ गए? चलो, या एक काम करो, एक लाइन और बढ़ा लो इसे कैलकुलेट करके, तो देखो टी बराबर क्या आएगा, ये माइनस शुरुआत में, और अब 1/अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस का आर सी लोग ई माइनस क्यू अपॉन सी और प्लस ए, इसे डालो इक्वेशन 1। ठीक है जी, इसके बाद तुम्हें पता है क्या करते हैं, बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, तो बाउंड्री कंडीशन लगा लो। देखो कैसे लगाएंगे, आपको पता है एट टी बराबर 0, ऐसे तो करते हैं हर बार। भाई जब समय स्टार्ट नहीं हुआ था तो कैपेसिटर भी चार्ज कहाँ हुआ था, कैपेसिटर तो तब चार्ज होगा ना जब बैटरी से करंट निकल के एस को ए से जोड़ोगे, और बैटरी से करंट निकल के कहाँ पहुँचेगा, इसमें पहुँचेगा कैपेसिटर में, तभी तो कैपेसिटर चार्ज होगा। यानी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो एस को ए से जोड़ना पड़ेगा, ये बात भी लैंग्वेज में लिख लेना है ना। यानी फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वी कनेक्ट द स्विच एस टू द पॉइंट ए। क्लियर है? तो फिर प्लस से निकलेगा करंट, कैपेसिटर में जाएगा और कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है जब t बराबर 0 था तो करंट तो स्टार्ट ही नहीं हुआ चलना, तो कैपेसिटर भी कहाँ से चार्ज हुआ होगा। इसका मतलब है t बराबर 0 पर कैपेसिटर का जो चार्ज है ना, संधारित्र का आवेश है, वो 0 है। t बराबर 0 पर q बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ रखो, फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो। तो देखो t बराबर माइनस का आर सी लोग ई माइनस क्यू की जगह क्या रखना है, 0 और प्लस ए। ठीक है जी, इस क्यू की जगह क्या रख दिया, 0, और हाँ टी की जगह भी तो 0 रखना है, तो ये इधर पहुँचा दो। ए बराबर क्या आया, प्लस हो जाएगा आर सी लोग, केवल ई बचेगा, 0/c 0 और -0 खत्म। ए का मान ये आया, फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट इम्प्लाइज, तो कितना आया, टी बराबर माइनस का आर सी लोग ई माइनस क्यू अपॉन सी प्लस ए का मान रखो आर सी लोग ई। ठीक है जी, कुछ भी कठिन नहीं लग रहा होगा, सिमिलर प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसेस हम 2 दिन से करते आ रहे हैं वैसे ही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है जी, देखो अब आपको पता तो है सारे कॉन्सेप्ट, तो t बराबर देखो माइनस का आर सी कॉमन आएगा, कल की तरह ही, कल भी तो कुछ कॉमन दिया था ऐसी, ई माइनस क्यू अपॉन सी और बीच में माइनस हो जाएगा लोग ई। ठीक है जी, तो t बराबर बचेगा माइनस का आर सी लोग ई माइनस क्यू अपॉन सी अपॉन कैपिटल ई। ठीक है जी, मैंने बता रखा है लोग में जो कहाँ रहता है, माइनस में, वो कहाँ जाता है, अपोन में। लोग में जो माइनस में रहेगा वो कहाँ जाएगा, अपोन में। दिख रहा है? क्लियर है? तो ये अपोन में आया, अलग अलग बटे में लिख दो। इधर देखो
तो टी बराबर माइनस का आर सी लोग, अलग अलग अपन में देखो तो जगह 1 माइनस क्यू अपॉन ई सी, देख लो ई अपॉन ई 1 हो जाएगा और क्यू अपॉन सी अपॉन ई है ना, तो ये क्यू अपॉन ई सी हो जाएगा। ठीक है, समझते होंगे आप। आर सी अपॉन में ले जाओ, माइनस का टी अपॉन आर सी या सी आर, एक ही बात है वो तो, और इनटू में लोग 1 माइनस क्यू अपॉन ई सी। ठीक है जी, लोग को इधर ले जाते हैं, ई की पावर में आ जाएगा, बता रखा है मैंने। ये बचेगा 1 माइनस क्यू अपॉन ई सी, क्यू अपॉन ई सी को इधर ले जाओ, बराबर 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ठीक है जी, इस ई सी जो अपॉन में है इसे इधर ले जाओ, तो क्यू बराबर ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ठीक है जी, और एक बात सुनो, एक फॉर्मूला होता है Q बराबर सी वी, पढ़ा है? Q बराबर क्या होता है? सी वी। ठीक है, देखो ध्यान देना, V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू को ही EMF कहते हैं, यानी विभवांतर का अधिकतम मान ही होता है, जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो इधर यदि पोटेंशियल डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू लोगे यानी EMF लोगे, तो इधर चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए, यानी चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Q नोट, यानी C इंटू ई या ई सी। भाई सी ई या ई सी, इसे आप क्या कह सकते हो? इसे आप Q नोट कह सकते हो। तो आपकी ये समीकरण आ गई, Q बराबर Q नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। बात समझ में आई? इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये मेन इक्वेशन आ गई जो आपकी आती है ना। तो क्या कितनी आई? Q बराबर Q नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, तो देखो इसमें ये बात आपको समझ में आई, ये वाली ये वाली। ठीक है ना भाई, Q बराबर सी वी होता है, सब जानते हैं, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V होता है, तो Q बराबर सी वी, और V की मैक्सिमम वैल्यू रखी तो Q की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। V की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताई, EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो इधर Q की मैक्सिमम वैल्यू को तो Q नोट से डिनोट करेंगे, जैसे I की मैक्सिमम वैल्यू को I नोट से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एक इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, चलो इधर से रफ करके फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद बताओ क्या करना है। भाई देखो हर बार मतलब सिमिलर चल रहा है काम, तो बता सकते हो ना इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन सेकंड के मतलब का डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी क्या आएगा? डी क्यू अपॉन डी टी बराबर क्यू नोट 1 माइनस, देखो ए की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी का ऐसे, और फिर इसका करोगे तो टी का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन आर सी बचेगा। ठीक है जी, हाँ इसका 1 का तो 0 हो जाएगा ना, 1 का क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, क्यू नोट बाहर रहा, 1 का 0 हो गया। ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का यही रहा, और फिर टी अपॉन आर सी का करोगे तो टी का 1, तो माइनस का 1 अपॉन आर सी बचा। तो ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है, इसे एक काम करो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन आर सी तो बाहर रख लो, और इसे एक साथ लिख लो, क्यू नोट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ये इसका मान निकालो समीकरण 2 से। देखो आप जानते हो समीकरण 2 है ये, क्यू बराबर क्यू नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्यू बराबर क्यू नोट माइनस क्यू नोट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी। तो देखो इसे इधर ले जाओ, तो क्यू नोट ई की पावर माइनस का टी अपॉन आर सी बराबर कितना आया? भाई इसे इधर ले जाओ, तो ये इधर है क्यू नोट माइनस क्यू। तो इसका मान कितना आया? क्यू नोट माइनस क्यू। कहाँ से? समीकरण 2 से। लिख देना फ्रॉम सेकंड।
ठीक है, या तो फ्रॉम सेकंड लिख देना या निकाल के दिखा देना। ठीक है, तो देखो क्या आएगा, डी क्यू अपॉन डी टी बराबर, इसका मान क्या है, क्यू नोट माइनस क्यू, और ये अपोन में है ही आर सी। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो ये बन गया आपका डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी आपका कितना आया, क्यू नोट माइनस क्यू अपॉन आर सी। और देखो वहाँ पे एल अपॉन आर आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है वहाँ पे था एल अपॉन आर अपोन में, यहाँ क्या आ रहा है आर सी। तो एल अपॉन आर को मैंने कहा था टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं, यहाँ पे जो आर सी है ना इसे भी टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, आर सी को टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं और इसका एक नाम, इसे टो से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसे टाइम कॉन्स्टेंट भी कहते हैं और इसे रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं, टाइम कांस्टेंट भी कहते हैं, टो, और ये आर सी टो है। ठीक है, तो यहाँ से देख के बताओ जो डी क्यू अपॉन डी टी है वो क्या है, टो लिख दो चाहे आर सी रहने दो, बात तो वही है। इसका मतलब है डी क्यू अपॉन डी टी जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टो के, और डी क्यू अपॉन डी टी क्या है, ये है रेट, अपोन में डी टी आ जाए, मैंने बताया रेट होता है यानी दर। रेट किसका है, देखो चार्जिंग का है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। डी क्यू क्या है, चेंज, और किस में चेंज है, किस में चेंज है भैया, चार्ज में। डी क्यू, क्यू का मतलब चार्ज, डी क्यू का मतलब है चेंज इन चार्ज, तो चेंज हो रहा है, तो चेंज में जो चार्ज है वो बढ़ रहा है घट रहा है, चार्जिंग कर रहे हो तो चार्जिंग में बढ़ता है चार्ज, इसका मतलब है डिक्रीमेंट या ग्रोथ ऑफ चार्ज है ये, वो ग्रोथ ऑफ करंट था ना, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का मतलब है ग्रोथ ऑफ चार्ज, यहाँ चार्ज की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसे आप कह सकते हो द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो द रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है ना, लिख लोगे ना हैंस करके, तो हैंस करके लिख दो रेट ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डी क्यू को क्या लिख रहे हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ना लिखो तो ये लिख सकते हो कि इंक्रीमेंट या ग्रोथ किसमें, इन चार्ज, भाई चार्ज में ग्रोथ ही तो है और अपोन में डी टी आ रहा है तो रेट है, तो द रेट ऑफ, ठीक है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कांस्टेंट को बढ़ाओगे तो ये जो रेट है ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये घटेगा, टाइम कांस्टेंट को घटाओगे तो रेट जो है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, हैंस करके लिख दोगे। ठीक है, एक बार हिंदी में सुनो, यानी संधारित्र के आवेशन की दर समय नियतांक या कालांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है या श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कर लोगे, ठीक है, तो ये भी हुआ। इसके बाद क्या था, इसके बाद ग्राफ बनाते हैं शायद, है ना, तो ग्राफ बना लेते हैं। हाँ, आप एक स्क्रीनशॉट इधर का ले लो या नोट करते चला करो साथ में, वो तो मैं कहता ही हूँ। ठीक है जी, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, सारी बातें समझ में आ गई। ये जो कल की तरह चल रहा है सब कुछ, है ना, बस यहाँ टाइम कांस्टेंट आर सी है, वहाँ क्या था एल अपॉन आर। हाँ, टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी देंगे, लेकिन पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखो ग्राफ में क्या लिखना है, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन करंट एंड टाइम, बल्कि करंट नहीं आएगा यहाँ, करंट तो वहाँ था, यहाँ क्या आएगा चार्ज, बिटवीन चार्ज एंड टाइम, बिटवीन चार्ज एंड टाइम। ठीक है, तो देन वी ऑब्टेन द फॉलोइंग कर्व, हम निम्न वक्र प्राप्त करते हैं। ठीक है, यदि हम आवेश तथा समय के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हम निम्नलिखित निम्न वक्र प्राप्त करते हैं। देखो कौन सा वक्र मिलेगा, आपको पता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है तो एक तरीके से चार्ज की ग्रोथ हो रही है, अभी तो बताया चार्ज की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और ये चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है क्यू नोट, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। आगे चल रहा है ग्राफ, आगे चलने का मतलब क्या हुआ,
कि टाइम आगे चल रहा है, तो ग्राफ आगे चल रहा है और ग्राफ आगे चलने के साथ साथ ऊपर की तरफ भी चल रहा है ग्राफ। इसका मतलब है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो चार्ज की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है चार्ज की, क्यू नोट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रोथ है। ग्रोथ किसकी है, चार्ज की ग्रोथ है। वो ग्रोथ करंट की थी, ये ग्रोथ चार्ज की है। इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। भाई चार्जिंग कर रहे हो तो चार्ज की ग्रोथ ही तो हो रही है, और डिस्चार्जिंग कर रहे हो तो चार्ज में डीके हो रहा है, कमी हो रही है, लॉस हो रहा है। इसका मतलब है ये है ग्राफ किसका, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। ठीक है, यानी संधारित्र के आवेशन का, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है जी, तो ग्राफ भी आपके समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ है जैसे ग्रोथ ऑफ करंट का था। ठीक है जी, आइए अब इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। किसकी डेफिनेशन, इसकी टाइम कांस्टेंट की। ठीक है, टाइम कांस्टेंट या दूसरा नाम मैंने इसका बताया रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वो तो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट था, इसमें कैपेसिटर है तो इसे कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट या रिलैक्सेशन टाइम, इसकी डेफिनेशन देनी है। तो देखो भैया, आपको बताया रखा है मैंने कि टी बराबर जो है ये, बल्कि टी बराबर तो टो है आज। ठीक है, टी को मतलब ये जो टाइम है इसे टो से डिनोट करते हैं और ये सी आर के बराबर है। इसे कहाँ रख दोगे बताओ, यदि आप दोनों डेरिवेशन अच्छे से पढ़े हैं तो इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। सिमिलर चल रहा है सारा काम। ठीक है, तो टी बराबर टो है और वो सी आर है, कहाँ रखोगे सेकंड में, तो फर्स्ट सेकंड इम्प्लाइज करो। तो Q बराबर Q नोट 1 माइनस e की पावर माइनस का t की जगह क्या रख देना है CR या RC, एक ही बात है, CR RC हो तो एक ही बात है, ये कट गया। तो Q बराबर Q नोट 1 माइनस e की पावर माइनस 1, Q बराबर Q नोट 1 माइनस 1 अपॉन ई। ठीक है जी, इधर देख लो, Q बराबर Q नोट ई माइनस 1 अपॉन ई का मान रख दो। Q नोट ई का मान मैंने बताया था 2.718 या 2.72 लिख सकते हो। ठीक है, तो Q बराबर Q नोट 1.718 अपॉन 2.718। तो ये कैलकुलेट करके कितना आया था, मैंने आपको बताया था 0.632 आएगा Q नोट, इतना आ गया। ठीक है, तो देखियो क्या रिजल्ट वैसा ही नहीं है जैसे ग्रोथ ऑफ करंट में था, बस अंतर सिर्फ किस बात का है, वहाँ पे आई था यहाँ Q है, वहाँ आई नोट था यहाँ Q नोट है, बस अंतर सिर्फ यही तो है। वहाँ L अपॉन R था यहाँ CR है, सिर्फ इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो अब इसके डेफिनेशन तो लिख दोगे, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। भाई जैसा वहाँ था ऐसा ही यहाँ है, बस वहाँ करंट था यहाँ चार्ज है ना। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी चलो मुझे तो करानी है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे करके, जैसे भी क्या नोट करते चला करो। देखो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, यानी देखो कहने का मतलब है, एक बार हिंदी में सुनो, इसे बोलते हैं श्रांतिकाल या कालांक, है ना। उसे बोलते थे प्रेरकत्व कालांक, इसे बोलेंगे धारितीय कालांक, है ना। धारितीय कालांक या कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, या दूसरा नाम है रिलैक्सेशन टाइम, श्रांतिकाल। ठीक है, तो धारितीय कालांक या श्रांतिकाल समय का वह मान है जिसमें, ठीक है, संधारित्र पर आवेश अपने अधिकतम मान का घटकर नहीं बढ़कर, क्योंकि चार्जिंग हो रही है ना, बढ़ता जा रहा है, जिसमें संधारित्र पर आवेश अपने अधिकतम मान का बढ़कर कितना हो जाता है, 0.632 गुना हो जाता है। ये हिंदी में है। ठीक है, आओ इसे लिखते हैं इंग्लिश में, और मुझे लगता नहीं अभी इसकी लैंग्वेज लिखने में आपको कोई दिक्कत होगी, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर है किसके, ग्रोथ ऑफ करंट वाले की तरह है रिजल्ट इसका। तो इसे लिख सकते हो आप, और बाकी अब लिखने का थोड़ा अभ्यास भी हो गया होगा तो लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, कैपेसिटिव
टाइम कांस्टेंट, मैंने कहा धारितीय क्या बोलते हैं कालांक, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, या फिर दूसरा नाम भी लिख सकते हो जिसका दूसरा नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, किसका है, ऑफ। वहाँ पे लिखा था LR सर्किट, यहाँ क्या कौन सा सर्किट है, RC सर्किट। ठीक है, R है और C है, तो यहाँ RC सर्किट हो जाएगा, या CR सर्किट, वो तो कैसे लिख लो, ऑफ RC सर्किट है ना। मैंने बताया समय का वह मान है, बाकी उसी की तरह लिख रहे हैं, इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है जी, इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम, समय का वह मान है। कौन सा मान है भैया समय का, बताओ। समय का वह मान है जिसमें जो चार्ज है ना कैपेसिटर पर, ठीक है, मैंने कहा इज दैट वैल्यू ऑफ टाइम इन विच, जिसमें चार्ज की जो वैल्यू है, चार्ज का जो मान है आवेश का, इन विच द वैल्यू ऑफ चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी हो जाती है, जो चार्ज की वैल्यू है ना कितनी हो जाती है भैया, अपने अधिकतम मान का इतने गुना हो जाती है, तो बिकम्स 0.632, ठीक है, टाइम्स, इतने गुना हो जाती है। और इतने गुना किसका, ऑफ इट्स, इट्स माने इसके अधिकतम मान का, तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और बढ़कर होगी या घटकर, बताओ भाई। 0 थी, 0 से बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, तो बाय इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, बढ़कर, बाय इंक्रीजिंग। ठीक है जी, बाय इंक्रीजिंग, बढ़कर, और कहाँ से बढ़कर, 0 से, क्योंकि पहले तो चार्ज की वैल्यू 0 ही थी, अब बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, अपनी मैक्सिमम वैल्यू का यानी Q0 का 0.632 टाइम्स हो गई। तो जितने टाइम में हुई है इतनी वैल्यू, चार्ज बढ़ के जितने टाइम में इतना हुआ है, उस टाइम को ही आप क्या कहते हैं, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं, या रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज वही है। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, बस जहाँ क्या था वहाँ पे चार्ज था, वो वहाँ पे क्या था, करंट था, यहाँ क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो लैंग्वेज आप लिखना सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज तरीके हैं कि कॉन्सेप्ट को समझो, लैंग्वेज अपने आप लिखो। और बाकी यदि आप हिंदी में सहज हैं तो हिंदी में चीज़ों को याद रखें, उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखें। अभी भी देखो हमने क्या किया है, कन्वर्ट ही तो किया है, क्योंकि पहले हिंदी में बताया और फिर अब इंग्लिश में लिख दिया, तो कन्वर्जन आसान है हिंदी भाषियों के लिए। ठीक है, और यदि वैसे रटोगे इंग्लिश में तो फिर याद नहीं होगा। बाकी हाँ, जिनका सब्जेक्टिव है उनके लिए है ये चिंता का, मतलब चिंता नहीं, उनके लिए मेहनत का और परिश्रम का विषय है लैंग्वेज लिखना। और सही बात बताऊँ ना, एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही होना चाहिए, है ना भाई। एक आध साल करा लो, लास्ट ईयर में करा लो, ऑब्जेक्टिव करा के तो ये आपके अंदर की जो वो है ना योग्यता, उसे मारना है एक तरीके से। क्योंकि एक बात बताओ, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दोगे, कभी सिविल का देने लगो, IAS PCS का देने लगो, तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव आता है ना, लिखना पड़ता है। लेखन कौशल कैसे विकसित होगा, राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगा आप लोगों का फिर, यदि ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम होगा तो इसलिए लेखन कौशल तो होना ही चाहिए, आपके अंदर लिखने की कला होनी चाहिए। तो इसलिए एग्ज़ाम सब्जेक्टिव ही कराना चाहिए। लास्ट ईयर में करा दो ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए जो सब्जेक्टिव वाले हैं, मतलब जिनका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, तो उनके अनुसार है ना चल रहा है बैच। बाकी ऑब्जेक्टिव वाले भी इससे बराबर के लाभान्वित होंगे। ऐसा नहीं है कि ये केवल सब्जेक्टिव जिनका है उनके लिए है। आप एक बात देखें कि यदि आप सब्जेक्टिव तरीके से अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, तो क्या आपसे एक भी MCQ बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है तो भी आप सब्जेक्टिव ही पढ़ें। ऑब्जेक्टिव, एक बार बताओ, बिना कॉन्सेप्ट को समझे MCQ सॉल्व करोगे, अभी देख लो चाहे बुक में, आप क्या कर पाओगे? लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पूरा समझ लोगे तो एक भी MCQ आपसे बचेगा नहीं। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या बात है? इसका मतलब है कि यदि आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न है भी, तो भी आप चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करते चलें चीज़ों को। बस आपको थोड़ा कम एफर्ट की ज़रूरत है। आपको ये लैंग्वेज बनाने की, सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कि ये जो मेन चीज़ है कि इंडक्टिव टाइम, वो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कौन सा टाइम है जिसमें जो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है। तब भी देखो याद रखनी पड़ेगी बात, भले बस लैंग्वेज ना याद करो तो भी तो याद रखना पड़ेगा ना
कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम की वैल्यू है जिसमें जो चार्ज है ना वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 0.632 हो जाएगा। तो चीज़ें तो हर जगह सीखनी पड़ेंगी, है ना। बाकी यदि वो वाला कार्यक्रम करना चाह रहे हो कि जय माता दी तो भैया फिर तो पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। तो फिर तो वो तो वैसे भी चल जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझो और ऑब्जेक्टिव फिर हो जाएगा बाद में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एग्ज़ाम के टाइम पे MCQs की सीरीज़ तो कराते ही हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में कराई है, तो इसलिए वो कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अब यदि आपका पैटर्न यदि ऑब्जेक्टिव है भी तो भी आप सब्जेक्टिव के तरीके से पढ़ें, लेकिन अपने आप कुछ चीज़ों को बस छोड़ दो। जैसे मैं डायग्राम की लैंग्वेज थी उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो या उसे छोड़ सकते हो, या ये डेफिनेशन पे मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से लैंग्वेज लिखते हैं तो आप इस चीज़ पर ध्यान न दो। बाकी सारी चीज़ें तो आपके समझने की हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये याद रख लोगे बॉक्स में जो बंद है और इसे बीच की कैलकुलेशन पे ध्यान ना दो। भैया ये भी तो तभी याद रहेगा, नहीं तो डायरेक्ट मैं यदि बता दूँ ना, यदि मैं इसे ना कराता और डायरेक्ट ये बता देता कि ये रिजल्ट है तो याद नहीं रहता। ऐसे कितने फैक्ट्स याद रखोगे, फिर याद रटना हो जाएगा। तो चीज़ों को अच्छे से समझो। पढ़ने का तरीका यही है, ऑब्जेक्टिव में पढ़ने का तरीका, है ना, और कोई नहीं होता। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो, पढ़ने का मेथड यही रहेगा आपका। तो समझ गए होंगे आप मेरी बातों को, ठीक है। आज का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्लास के दौरान भी नोट्स बनाया करिए और बुक से पढ़ा करें जो टॉपिक मैं कराऊं, और फिर PDF नोट्स और ये जो क्लास नोट्स और बुक तीनों के कॉम्बिनेशन से नोट्स बनाया करिए और चीज़ों को साथ साथ तैयार करिए। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले जितने भी लेक्चर हैं या पहला जितना भी है वो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। ये कसम अपने आप से खा लो कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उससे पहला हमारे तैयार हो जाना चाहिए। साथ के साथ तैयार करते चलो तो बाद का आफत ना हो, समझ रहे हो ना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।